तो ये आसान हो जाएगा। जो यूरिया, डीएपी, जिंक वगैरह आप बाजार से लेके आ रहे हैं, वो रियल में पौधे की जरूरतें पूरी करते हैं या उनके बहाने हम जमीन का ही शोषण करके उसकी पूर्ति कर पानी में स्टेट बाहर निकल जाते हैं और वो कमजोर खाद पड़ जाती है। तो उसका एक तरीका बताऊंगा मैं, जो 45 के दिन के अंदर बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। उसका करना क्या है? किसान साथियों नमस्कार। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ यहाँ। मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉल्यूशन में सबका स्वागत है। मेरा मकसद अभी किसान को प्राकृतिक खेती सिखानी, और आज फिर एक ऐसे किसान से मिला हूं जो प्राकृतिक खेती कर है। और भाई साहब, जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने सुदामा टोटा धोया था, और भाई साहब टोटा के था, इतना टोटा था कि खान न दाना नहीं था। और किसान गला वह स्थिति होने वाली है। रासायनिक खेती करते रहे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी, धरती हो जाएगी बंजर, और फिर टोटा जेगा चढ़। ईसा में होन नहीं दूंगा, भारत का हर किसान थी अमीर बनाऊंगा, सारा टोटा धो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने भी है ना परीक्षा ली थी सुदामा की, और उस परीक्षा में पास हो गए थे। तो हमें उसे तरह रासायनिक खेती छोड़ दो और प्राकृतिक खेती शुरू कर दो, तारी भी जिंदगी बन जाएगी और धरती माँ भी सुरक्षित रहेगी। अगर धरती माँ की कोख सुरक्षित रहेगी तभी ही दाना पैदा होगा, नहीं तो भाई साहब धरती माँ की कोख ही खराब होगी तो फिर बच्चे पैदा नहीं होंगे। ऐसी स्थिति आने वाली है। अगर ऐसे ही रासायनिक खेती होती रही तो कीटनाशक दवाई इतनी ज्यादा भयंकर दवाई बनाने लगे हैं, आखिर में सूक्ष्म जीवाणुओं की हत्या कर दी है, और वह सूक्ष्म जीवाणु धरती माँ के बच्चे हैं। अगर ऐसे ही पाप दुनिया में बढ़ता रहा तो धरती बंजर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये किसान से बातचीत करवाएंगे जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और बाजार से बात जो किसान भाई प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बाजार में जाना पड़ा है और सस्ता अनाज बिका उसका, ये वो अनाज के बारे में बातचीत करांगे। भाई प्राकृतिक खेती तो अनाज तो पैदा कर लिया, बेचन करे जावा भाई। राम राम। राम राम। बाजार से पहले बात करने के लिए एक पॉइंट हमारा और छूटा हुआ है, हम उसको पहले पूरा कर लेते हैं। क्योंकि किसान के सामने जो डर है, एक कीड़े का डर होता है, एक बीमारी का डर होता है, खरपतवार का डर होता है, जिन पे हम तीनों पे बातचीत कर चुके हैं। लेकिन किसान को एक चिंता और रहती है कि मैं मेरे पौधों की खुराक कैसे उगाऊंगा जिससे उत्पादन मेरा प्रभावित नहीं हो, मेरा कमजोर उत्पादन ना आए। तो उस पर भी बात करना जरूरी है। तो मैं किसान साथियों को ये बताना चाहूंगा, जो पौधे का सिस्टम है यदि आप उसको एक बार समझ लेंगे तो आपको ये आसान हो जाएगा। जो यूरिया, डीएपी, जिंक वगैरह आप बाजार से लेके आ रहे हैं, वो रियल में पौधे की जरूरतें पूरी करते हैं या उनके बहाने हम जमीन का ही शोषण करके उसकी पूर्ति कर रहे हैं। यदि पौधे को हम सही ढंग से समझ ले तो हमारे को पता चलेगा। पहली बात तो दुनिया का एक नियम है, यू कैन नॉट एड एनीथिंग विदाउट सब्ट्रैक्टिंग। इसका हिंदी का अर्थ है कि आप आपके जीवन में बगैर घटाए कुछ भी नहीं जोड़ सकते। ये आप पे नहीं, ये हर जीव पे लागू होता है। पौधा भी एक जीव है, तो वो भी इस चीज को समझता है। वो देने लेने से पहले देने की सोच के चलता है। जब भी आप किसी भी बीज का अंकुरण टच करके देखेंगे तो वो चिपचिपा हुआ, चिपचिपे का मतलब वो पहले सुगर उसके ऊपर लगा के चला है। जैसे ही मैं जमीन के अंदर एंट्री करूंगा तो मिठास सूक्ष्म जीवों के लिए लेके जाऊंगा। तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। पौधा निरंतर जमीन से खुराक लेता रहता है, लेकिन कुछ स्टार्च, कुछ मिठास जड़ के आसपास में लगातार रिलीज करता रहता है। और वो लगातार क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि उसको जड़ों के आसपास में सूक्ष्म जीवों की जरूरत है, और उस मिठास के लालच में वो सूक्ष्म जीव जमीन के अंदर से भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व लेके आते हैं और जड़ों के पास में रिलीज करते हैं, जिससे वो अपनी खुराक लेके चलता है। तो इस सिस्टम को समझना चाहिए। अब पौधा कहां कहां से कितनी कितनी खुराक लेता है, यदि उस सिस्टम को यदि हम समझ ले तो किसान को उसकी खुराक उगाने में आसानी हो जाएगी। पहली बात, पौधा 3 ऐसे तत्वों से अपनी 94% से लेकर 98.2% तक जरूरतें पूरी कर लेता है, जिसके बारे में किसान को जानकारियों का ही अभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों तत्वों की किसान को कभी
ज़्यादा जानकारी नहीं हुई, न उसके भंडारण की जरूरत महसूस हुई, न ही कभी उसने पुगाने की कोशिश की, क्योंकि पौधा प्रकृति से ही ये तीनों तत्व पूरे कर लेता है और इन तीनों तत्वों के माध्यम से ही लगभग 94% विकास अपना कर लेता है। बाकी जो 6% के आसपास बचा हुआ है उसमें सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा रोल है। हमारे को लगता है खेती हम कर रहे हैं, यदि जमीन बंजर हो जाए, जैसे ये फरस है हमारा, इसके ऊपर पौधा उगाना चाहे तो हम नहीं उगा पाएंगे, क्योंकि वहां पे वो जो सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा 3 लाख प्रकार की होती है और वो प्रॉपर चाहिए, तभी जाके पौधा अपना पूर्ण विकास कर पाता है। तो उन सूक्ष्म जीवों के लिए जिस खुराक की जरूरत होती है उसको यदि किसान समझ ले तो वो किसान के लिए उत्पादन लेना आसान हो जाएगा। वो समझने के लिए, मूल मंत्र से भटकाने के लिए बाजार के अंदर इतनी चीजें चली हुई हैं। कोई रसायन वाले चलाएगा तो वो जिंक, यूरिया, डीएपी की बात करेगा, यदि कोई ऑर्गेनिक वाला आएगा तो वो कोई जीव अमृत, घन जीव अमृत, भिन्न भिन्न नामों से अमृत मिट्टी, अमृत जल, किसान के दिमाग को सही जगह पे स्थापित नहीं होने देते। हकीकत में क्या है, जमीन के अंदर से जो पौधे उग के आते हैं वही पौधे की खुराक होती है। बहुत से किसान साथी पशु का चारे के रूप में उसको लेके चले जाते हैं, तो गोबर जो उस अवशेष का एक स्टेट बन के आया उसको दोबारा से खेत के अंदर पुगा दें तो वो फसल के अवशेष जमीन के अंदर पहुंच गए। तो वही चीजें, जिन चीजों की हमारे को जरूरत है, उसके अलावा खेत से जितनी चीजें उत्पन्न होती हैं उसको खेत के अंदर मिलाने का प्रयास किसान करता रहे, उसको सही ढंग से वहां तक पहुंचाने का कार्य करता रहे, तो पौधे की खुराक के आसानी से पुग जाती है। ये थोड़ी ही गहरी साइंस है, इसलिए किसान इसको समझना नहीं चाहता, इस पे माथापच्ची नहीं करना चाहता। तो उन किसानों के लिए मैं 2-3 फार्मूले बताना चाहूंगा, क्योंकि फार्मूले ही किसान चाहता है। ठीक बात है। तो एक तो फसल के जितने अवशेष खेत के अंदर से आपको ये लगे कि ये जलाने हैं तो उसको जलाना बंद कर दो, उसको खेत के अंदर ही मिलाने का प्रयास करें। एक बात। दूसरा, कुछ चीजें आपके घर में हैं और उनको आप खुराक के रूप में पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सभी किसान साथी लगभग पशु पालते हैं और पशुओं का एक पेशाब आता है। पेशाब के अंदर, किसी भी जीव के पेशाब के अंदर 2.5 से लेकर 3.5% तक शुद्ध नाइट्रोजन होती है। यदि उसको किसान प्रयोग करना शुरू कर दे तो नाइट्रोजन की पूर्ति उस केवल पेशाब से ही हो जाती है। बहुत से किसान साथी पशु नहीं रखते तो उनमें मानव मूत्र भी यूज किया जा सकता है और उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। पहली बात तो किसान ये कहेगा ये कैसा पागल आदमी है, हम भैंसों से कब और कैसे पूछेंगे कि उसने पेशाब कब करना है, तो हम कलेक्ट कैसे करेंगे। ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पशुओं को बांध के रखते हैं और वो एक विशेष स्थान होता है जहां पे वो बार बार पेशाब करती हैं, तो उसके नीचे पीछे की साइड में हम एक प्लास्टिक का पाइप दबा सकते हैं और जिस तरह से हम सीवरेज का कनेक्शन करते हैं, रसोई का अलग से, बाथरूम का अलग से, इसी प्रकार से हम पशुओं के पीछे का कनेक्शन करके उसको एक होद्दी में, एक ड्रम में ले जाके उस सारे को कलेक्ट कर सकते हैं। एक बार बहुत से किसान साथी पशुओं को खुला छोड़ते हैं तो उनके पशु बंधते नहीं, जैसे मेरे खुद के पशु हैं। तो उसमें जब आपके पशु जहां पे खुले में बैठते हैं तो वहां पे आप रेत का भंडार रखें और वो पेशाब वहीं पे करते रहेंगे और उस जमीन के अंदर वो सोखती रहेगी जमीन। तो उस मिट्टी को आप साल भर में एक बार खेत के अंदर बदल दें, खेत के अंदर से दूसरी मिट्टी वहां पे लगा दें, तो वो पेशाब का जो साल भर का भंडारण है वो आपके खेत में पहुंच जाएगा और वो सूक्ष्म जीव वहां से नाइट्रोजन को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आएंगे और नाइट्रेट में बदल के आपकी जमीनों को देते रहेंगे। तो यानी एक एक बूंद को खेत के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, आपको यूरिया की कहीं भी जरूरत नहीं है यदि आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। जो साथी पशु नहीं रखते, मानव मूत्र को रखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक फार्मूला बताता हूं मैं। 40 किलो राख में 13 लीटर पेशाब मिला के 7 दिन के लिए छांव में रख दो। उसमें जो बैक्टीरिया डेवलप होंगे वो उसको सीधी धूप से बचाते हुए, तो 40 किलो राख के अंदर 13 लीटर पेशाब को यदि हम मिला के छांव में रख देंगे तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया डेवलप होगा और वो
यदि हम सीधी धूप से बचाते हुए उसको खेत के अंदर छिड़काव करके पानी लगा देंगे तो यूरिया के कट्टे जितना कार्य है वो कर देगा। दूसरा एक फार्मूला मैं किसान साथियों को बताता हूं, उसको बोलते हैं हम 521। 521 से पहले किसानों को यह बताना जरूरी है कि सरल कंपोस्ट नाम का एक खाद है। सरल कंपोस्ट यानी जो रूढ़ी हम पशुओं का गोबर इकट्ठा करके तैयार करते हैं, उसके तरीके जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन किसान ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ज्यादा समय नहीं देना चाहता, तो वो एक स्थान पे उसको डाल देता है। उसके अंदर बरसात के पानी में स्टेट बाहर निकल जाते हैं और वो कमजोर खाद पड़ जाती है। तो उसका एक तरीका बताऊंगा मैं, जो 45 के दिन के अंदर बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। उसका करना क्या है, एक ट्रॉली यदि हम गोबर की या दूसरे कूड़े करकट की इकट्ठा कर लें तो उसके अंदर 15 लीटर लस्सी, 2 किलो गुड़ और 15 किलो ताजा गोबर 50 लीटर पानी में घोल के घोल तैयार कर लें और उस एक ट्रॉली के ढेर के अंदर लट्ठी से सुराख करके नीचे तक उस घोल को पहुंचा दे और उसके ऊपर फिर मल्चिंग कर दे, तो उस मल्चिंग से वो घोल उसके अंदर छिड़का गया और ऊपर से मल। तो 521 में 5 हिस्से होंगे आपकी सरल कंपोस्ट के, उसमें 2 हिस्से होंगे राख के और 1 हिस्सा होगा खड़ का। 5 हिस्से गड़ी सड़ी रूढ़ी, 2 हिस्से राख, 1 हिस्सा खड़ी का। इन तीनों को मिला के 7 दिन के लिए छांव में रख दो। नमी थोड़ी चेक कर लो, रूढ़ी कुरडी, तो यदि हम हाथ से ऐसे दबा लें लड्डू जैसा बन जाए तो उसमें नमी प्रॉपर है, तो ऐसी नमी के साथ उसको 7 दिन के लिए रख दे। और इस खाद को यदि किसान साथी डीएपी यूरिया की जगह प्रयोग करके चलें तो ये सभी प्रकार के तत्वों से भरपूर है और जमीन के अंदर बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों को ये भरमार करेगा और जमीन को फूलापन लेके आएगा और सभी प्रकार के फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे तत्वों की पूर्ति करते हुए हमारे पौधों की खुराक का पूरा काम करेगा। तो इस प्रकार से अपने घर की चीजों से यदि खुराक लेके बना के खेत के अंदर लेके चलेंगे तो पौधों की खुराकें पूरी हो जाएंगी और पौधे की खुराक पूरी होंगी तो वो उत्पादन भी पूरा देगा। तो इस प्रकार से खाद वाले सिस्टम को हम पूरा कर सकते हैं। ये इसको भी समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है। धन्यवाद किसान साथियों, धन्यवाद। जय हिंद।